ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आज एक नया चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाला हूं। और एक ऐसा बेटे चैप्टर है जो आपके लिए बड़ा ही इजी है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन सो मेनी लास्ट 10 चैप्टर्स। कहीं ना कहीं आई हैव डिस्कस, तो आज उसको हमने एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करना है। पहले पार्ट्स में डिस्कस किया था। सो एज पर ACCA, एज पर F3 दे हैव गिवन ए सेपरेट चैप्टर। तो मैं बेटे आज उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक कोटेशन बड़ी प्यारी लिखी है बेटे मैंने। आपको लगता है कि कई बार आप जो मन में सोचते हैं, जो आप मन में विचारते हैं, जो थॉट्स आपके मन में आती हैं, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। बेटे आप अगर ध्यान से देखें और इस बात को समझें कि जो भी आज तक आपने थॉट्स में सोचा, आपने सोचा कि आपकी कार का टायर पंचर नहीं हुआ बहुत दिनों से, और आप रियलाइज करेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपका कार का टायर पंचर हो गया। या अगर आप ये थॉट लेकर आएंगे कि आपकी तबीयत ही खराब नहीं हुई बहुत दिनों से, तो बेटे आपकी जो हेल्थ है कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। ये क्या हो रहा है बेटे? ये क्या है सब कुछ? इट मीन्स आप जो भी मन ही मन बातें करते हैं, जो मन, बॉडी, माइंड जो बात करता है, आप जो बातें उसको बोलते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, दैट हैज बीन गिवन टू बॉडी, और बॉडी बेटे वैसे ही काम करती है। तो मैं आज के इस लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, लेक्चर नंबर 1 में आपको यही बात बताने वाला हूं कि ऐसा मत सोचिए कि आपका माइंड सुनता नहीं। बेटे हर चीज सुनता है, और वो नेगेटिव जल्दी ग्रैब करता है। अब उसको पता नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट वो ग्रैब कर लेता है। पेपर मुश्किल आएगा, मैं पास नहीं होऊंगा, क्या हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। बेटे ये सब कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव टॉक्स है। तो मैं एज पर माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि आप ये सब चीजें करना बंद कर दीजिए। आपको जो चाहिए बस वही बोलिए, माइंड उसी को करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने आज बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग। आपका शरीर, आपका जिस्म, आपकी फिजिकल बॉडी सब कुछ सुनती है जो आप मन ही मन सोचते हैं। योर माइंड सेज, आपका माइंड जो भी कहता है आपकी बॉडी सुनती है। इसका मतलब माइंड को कौन कहता है? आप। जो विचार, जो थॉट्स जो देखते हैं, और जो उसकी इंटरनल स्टोरीज बनाते हैं, जो मेंटल ब्लॉक्स प्रिपेयर करते हैं, बेटे वो सब कुछ माइंड में स्टोर हो जाता है, और माइंड आगे उसको फिल्टर कर देता है बॉडी में। तो इस बात का आज ध्यान रखें। मैं भूपेश आनंद, चैप्टर नंबर 11 के 2 ही लेक्चर्स है, बड़े छोटे छोटे से बेटे, और इन 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक वीडियो शो करूंगा, with help of which I want to explain that what I mean by receivables and what I mean by bad debts and what I mean by irrecoverable debt and what I mean by allowance for that irrecoverable debt, what I mean by prudence consent, what I mean by cash sales, what I mean by credit sales। बेटे आज मुझे रोकना मत, मैं सब कुछ बता दूंगा in relation to receivables। तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। आज बेटे झुकना नहीं है। आज के लेक्चर में झुक के नहीं पढ़ना, लेट के नहीं पढ़ना, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर देंगे। चैप्टर 11 रिसीवेबल्स, मैं भूपेश आनंद लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। और लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले आप मेरी कहानी को सुनिएगा, मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, भूपेश आनंद की मुंह जबानी। बेटे मैं अपनी कहानी बताना चाह रहा हूं। बेटे कहानी इस तरह की है कि एज अ बिजनेस एंटिटी, एज अ ओनर ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी, अज्यूम करते हैं कि बिजनेस है, रिलायंस जियो अज्यूम कर रहे हैं। बेटे एज अ बिजनेस एंटिटी, एज अ ओनर, लेट इट बी मुकेश अंबानी, लेट दिस पर्सन बी मुकेश अंबानी एंड लेट सेकेंड पर्सन बी नीता अंबानी। एज अ बिजनेस एंटिटी, मुझे बताइए मुकेश अंबानी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, रिलायंस जियो की बात कर रहे हैं, उस समय ऑलरेडी बड़े सारे प्लेयर्स थे। एयरटेल मार्केट में था, अभी भी है।
वोडाफोन मार्केट में था, अभी भी है, आइडिया मार्केट में था, अभी भी है, ऐसे बड़े सारे प्लेयर्स रहे होंगे, अभी भी कुछ हैं। क्या लगता है बेटे, इस मुकेश अंबानी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहा होगा? सोचिए, you have to think it, because tomorrow you will be becoming ACC and you can manage the business, and you have to manage the business. You have to give the advisory services to your managing directors, to chief executive officers, to the board of directors. तो आज आपने एज अ ले मैन, आपने ये नहीं सोचना कि मैं नॉलेज सीरीज कर रहा हूं, नॉलेज लेवल का पेपर कर रहा हूं इसलिए सोच रहा हूं, नहीं बेटा। एज अ नॉर्मल मैन, एज अ ले मैन, एज अ मैंगो पीपल, आम आदमी जैसे सोचना है कि आप अगर मुकेश अंबानी की जगह होते और ये सिनेरियो आपके सामने होता तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता? बेटे मैं समझता हूं आपका ऑब्जेक्टिव होता टू अचीव द ग्रोथ इन मार्केट, किसी भी तरह से ग्रोथ इन मार्केट लेकर आना। इट मीन्स अपने कॉम्पिटिटर से बिजनेस छीन लेना, कुछ नई टेक्निक्स, नई स्ट्रैटेजी, नए टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा स्ट्रैटेजीज लेकर आना कि सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स। और एक बार कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए तो आप देखिए उसने फेसबुक के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, उसने सो मेनी अदर पीपल दे हैव एग्रीड विद दैट। तो आपको मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि एज अ मुकेश अंबानी, इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू वुड हैव स्टार्टेड Reliance Jio as a project, your main objective was to grab that market share which was with Airtel, with existing players, and for that you have to follow the strategies. आपको स्ट्रैटेजीज करनी पड़ेंगी, जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन मैं शस्त्र तो नहीं चलाऊंगा बट मैं तेरे को स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, मैं तेरे को एक्शंस बताऊंगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो बेटे यू हैव टू गो फॉर स्ट्रैटेजीज। और आपको मैं बता दूं जी सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है, जैसे दिवाली का सीजन आता है इंडिया में, दिवाली इज अ वेरी फेस्टिवल सीजन, और उस केस में Amazon, फ्लिपकार्ट बड़ी अच्छी सेल्स निकाल देते हैं, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, इवन दे आर रेडी टू सेल टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। बेटे क्रेडिट में भी बेचना शुरू कर देंगे, और उसका वो क्या करेंगे बेटे, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बना देंगे। मोबाइल फोन, होम थिएटर, वॉशिंग मशीन, LED स्क्रीन्स, मैं तो ये कहता हूं आप कुछ भी ले लीजिए, दे आर रेडी टू सेल ऑन क्रेडिट ऑल्सो। तो मैं अब मुकेश अंबानी की बात करूं तो मुकेश अंबानी ने जब रिलायंस जियो निकालना था, या उससे पहले भी तो ये सोचा होगा कि क्या स्कीम्स आनी चाहिए। तो बेटे मैंने रिलायंस जियो का लिया, उसमें ये स्कीम थी कि आप अगर हमारे फर्स्ट 100 में से या जो भी आप ये बन जाते हैं मेंबर, तो वी विल गिव यू 3 मंथ फ्री डाटा, हम आपको 3 महीने के लिए डाटा फ्री देंगे। और बेटा मुझे 3 महीने के लिए डाटा फ्री मिला भी। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं इन सभी डिस्कशन से, इस सभी कहानी से मैं ये बताना चाह रहा हूं दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इफ यू वांट टू ग्रो अ बिजनेस, यू हैव टू फॉलो डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। और उस स्ट्रैटेजीज से मैं ये कहता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेल योर गुड्स, यू हैव टू प्रोवाइड योर गुड्स ऑन क्रेडिट। बस बेटे यहीं से जन्म हुआ रिसीवेबल्स का। आज के लेक्चर में आज का ये जो चैप्टर नंबर 11 है बेटे, यहीं से तो नाम स्टार्ट हुआ, रिसीवेबल्स, डेटर्स। आपने क्रेडिट में सामान बेच दिया, पैसे आ जाएंगे यार, कोई बात नहीं। आपने सर्विसेज दे दी, पैसे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। Because you want to grab that market share, you want to meet that cutthroat competition, you want to increase sales, you want to increase in profits, you want to have maximum market share। इन सभी objectives की वजह से आपने सामान को उधार बेच दिया, सर्विसेज उधार में दे दी। But as per accrual concept, that has to be recognized in this year, in the accounting period in which you have rendered the services, or in the year in which you have sold that goods. It is irrespective that whether you have received cash or not. We have already discussed in accrual and prepayments. बट इससे कहानी खत्म नहीं होती बेटे, आप सुनना जरा ध्यान से। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सेल्स 2 तरह की हो गई बेटे, मेरी कहानी बस थोड़ी सी और रह गई है बेटे। एक तो वो सेल्स हो गई जो काउंटर सेल्स हो गई, कैश सेल्स जिसको बोलते हैं, और दूसरी सेल का नाम है क्रेडिट सेल्स। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना,
So it means I will say my total sales which I will be recognizing in my income statement, that is total sales, and it is composite of cash sales and credit sales. The sales of which I have realized that cash at that particular moment only, it is named as cash sales, and the sales for which I have not received the cash but I will get it in future, so that is my asset and it is to be shown as accounts receivable. तो मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने कहा कि अगर आपको सेल करना है, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको ऐसे 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 करना पड़ेगा. जब आप ऐसे 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 और ऐसे 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 करेंगे तो एक नया एसेट आपके पिक्चर में आ जाएगा और उसका नाम है रिसीवेबल्स. पूरा नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल. घर का नाम है डेटर्स. कुछ भी कह दीजिए आप. मैं आज उन्हीं डेटर्स की बात कर रहा हूं. अब आपसे मैं एक बात और करूंगा मन की. कहते हैं मन की मन से अपनों से अपनी सी बात कर देनी चाहिए. आपने क्रेडिट सेल कर दिया, या आप अपने आप को मानिए कि आपने होम थिएटर क्रेडिट में बाय कर लिया या मोबाइल फोन बाय कर लिया क्रेडिट में. बेटे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा. 2-3 महीने आपने नया मॉडल बाय किया, पैसे लगे नहीं और आप उसको यूज कर रहे हैं, दोस्तों को दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, गुड फील गुड. बट द पॉइंट, द मंथ फ्रॉम विच यू हैव टू पे EMI, जब आपको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट से कटेगी तो कहीं ना कहीं आपको पिंच होना स्टार्ट हो जाएगा. बेटे आपको दर्द होगा कि यार मेरे पैसे कम हो रहे हैं. और उस पिंच की वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन ही ना करे पैसे देने को और आपका जो EMI है वो डिफॉल्ट में चला जाए. बेटे उधार जो कस्टमर्स होते हैं ना, बेटे उस गली क्या, उस दुकान क्या आते ही नहीं. बेटे किसी दूसरे रास्ते से आना स्टार्ट कर देंगे. अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा दैट इफ यू हैव सोल्ड द गुड्स टू योर क्रेडिट, टू योर डेटर्स, टू योर कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ लॉस. फर्स्ट इज कि वो जो बेचा है उसके पैसे ना मिले, रिकवर्ड ही नहीं हो रहे, इरिकवरेबल हो गए. और आजकल बैंकरप्सी है. पोस्ट कोविड-19 के बाद अगर आप देखें तो कितने लोगों ने सुसाइड कर ली. बेटे काम ही नहीं रहा, बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया निकल गया, लिक्विडेट हो गई कंपनीज. अब आपने उसको सामान बेचा था, वो बैंकरप्ट हो गया. बोरिस बेकर अभी बैंकरप्ट हो गया, लॉन्ग टेनिस का प्लेयर बोरिस बेकर. बेटे द पॉइंट इज, जब आप किसी को क्रेडिट में बेचते हैं तो उसके प्लस भी हैं और माइनस भी हैं. आई हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट दीज आर द पॉजिटिव्स. क्या पॉजिटिव्स हैं? कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा. बट लॉसेस भी हैं. जैसे आप ACCA कर रहे हैं तो यू विल हैव गेट नेम, यू विल गेट फेम, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस, बट यू हैव टू टुडे स्पेंड टाइम ऑन दैट. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. आपको नॉलेज ग्रैब करनी है, आपको भूपेश आनंद के वीडियो लेक्चर्स बाय करके पेमेंट करनी है. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, हर चीज के इस दुनिया में प्लस और माइनस भी है. अब मैं माइनस की तरफ आ रहा हूं. इफ यू हैव सोल्ड योर गुड्स ऑन क्रेडिट और इफ यू हैव रेंडर्ड योर गुड्स ऑन क्रेडिट, सर्विसेज ऑन क्रेडिट, तो बेटे ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाला है उसकी नीयत, उसकी इंटेंशन, उसकी थॉट्स चेंज हो जाए. बेटे आपकी तो थॉट्स हर सेकंड में चेंज होती रहती हैं. आप बताइए, जब आप ACCA एट द टाइम व्हेन यू हैव जॉइंड ACCA, एट दैट टाइम यू हैव डिफरेंट थॉट्स. आज आप F3 कर रहे हैं, यू हैव डिफरेंट थॉट्स. F9 करेंगे तो डिफरेंट थॉट. बट विद इन क्लिक ऑफ सेकंड्स योर थॉट्स इज बीइंग चेंज्ड. आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है. अब आप मुझे एक चीज बताइए कि इफ यू हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, नाउ you don't want to pay due to any reason. I'm not going in that reason. You may be a bankrupt, you don't want to go, you want to leave that city, और कुछ भी, मैं उस कारणों में नहीं जा रहा. बट ऐसा हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है. तो बेटे क्रेडिट सेल का सबसे बड़ा कॉस्ट क्या होगा? कि जो डेट्स हैं, जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इरिकवरेबल अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं बैड डेट्स. और बार बार उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? याद कराना पड़ेगा. जिसने पैसे नहीं दिए उसको याद कराना पड़ेगा, भैया पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे. योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विल इंक्रीज.
एंड सपोजिंगली लाइक दिस अ कंपनी इज नेम्ड एज MI फोन्स और टाटा मोटर्स, जिसके इतने ह्यूज कस्टमर्स हैं एंड दे आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, तो दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स कि किससे कब पैसे लेने हैं, किसको कितना क्रेडिट दिया है, 30 डेज का किसको दिया है, 45 डेज का किसको दिया है, 60 डेज का किसको दिया है, एंड हु हैज नॉट पेड अप टू इट्स ड्यू डेट। आपको एक एजिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे हमारी इंडिया में डेमोग्राफिक पोजीशन बहुत अच्छा है, मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इंडिया में यंग पीपल की पॉपुलेशन इज मोर एज कंपेयर टू ओल्ड एज एंड चिल्ड्रंस। सिमिलरली यू हैव टू प्रिपेयर एजिंग शेड्यूल। बेटे जब आप क्रेडिट देंगे तो नुकसान होने की आशंका हो सकती है, एंड फॉर दैट डाउट you have to apply the prudence concept, and you have to calculate, you have to prepare the estimate, and for that estimate you have to manage your receivables, and for that management of that receivables बेटे एक सबसे important activity है aging schedule। आपको aging schedule, aging receivables बनाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बच्चा कहता सर एजिंग क्या होता है, बेटे आपने किसी को 30 डेज का क्रेडिट दिया, किसी को 45 डेज का दिया है, किसी को 60 डेज का दिया है, इट मीन्स 30 वाले कितने हैं, 45 वाले कितने हैं, एंड वेदर दे हैव पेड ऑन देयर ड्यू डेट्स और नॉट, क्या हो रहा है बेटे, उस पूरे एनालिसिस का नाम है क्रेडिट एनालिसिस, और आई विल से एजिंग एनालिसिस। अब आप मुझे बताइए एजिंग एनालिसिस में क्या क्या कंसेप्ट आता है, मोर द एज, बेटे जितनी ज्यादा एज होती जाएगी, आप बताइए ना, ह्यूमन बीइंग की बात करें, अभी आप यंग एज है, अभी आप जो भी करते हैं फटाफट ग्रैब हो जाते हैं बिकॉज आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, बट एज द टाइम पासेस बाय आपकी एज धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। बेटे गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है आफ्टर 60 ईयर्स, मेडिक्लेम पॉलिसी के चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे एज यू ग्रो बिकॉज योर एफिशिएंसी विल कम डाउन। सिमिलरली एक डेटर है, एक अकाउंट रिसीवेबल है who has not paid for so much long period, so there can be a possibility that it can be converted into bad debts। तो मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे बार बार उसको आवाज देनी पड़ेगी, रिमाइंडर्स भेजने पड़ेंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, माय फंड्स विल बी ब्लॉक्ड, और एक ऐसा दिन आएगा जब डिक्लेयर होगा कि वो बैड डेट हो गया, इरिकवरेबल है, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो बेटे इन सभी चीजों की आपको आज अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। बड़ा सिंपल है, मैंने एक मोटा मोटी कहानी समझा दी है और एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं अपना वीडियो अपना स्टार्ट करूंगा, आज की चर्चा स्टार्ट करेंगे। बट एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन सी मूवी है और इसमें क्या समझ आया इन रिलेशन टू रिसीवेबल्स, कि हम चैप्टर कर रहे हैं ना रिसीवेबल्स। एक व्यक्ति ने दूसरे को उधार में सामान दिया, अब उस वीडियो में यही है, एक ने दूसरे को लोन दिया, अब वो जिसने दिया वो बार बार फोन कर रहा है और सामने वाला कह रहा है क्या कि भाई मैं हूं ही नहीं, या वो रॉन्ग नंबर या दिस नंबर, एंड ही इज नॉट रेडी टू इवन लिसन दैट फोन। बेटा ऐसे ही होता लाइफ में, और वो डेट्स बैड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं भूपेश आनंद आप ही के साथ चलूंगा। बेटे मैं चाहता हूं अपना रजिस्टर ओपन कर लें, बड़ा प्यारा आज डिस्कशन करेंगे बेटे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको सही बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट आप लिखें, ऊपर हेडिंग लिखें, वीडियो दिखाऊंगा बेटे आज टुडे। बेटे आई विल बी टेकिंग ओनली 2 lectures फॉर दिस चैप्टर एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द पार्ट, so you have to write it down, only 2 lectures for chapter number 11 receivables। So you have to firstly write down basic concepts for receivables, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे बेसिक एथिक्स होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो you have to follow some basic ethics of that society। Similarly there are some basic concepts, basic logics for those receivables। बेटे आज वो लॉजिक्स को पहले समझ लेंगे। मैंने पहला लॉजिक ये बताया, एज अ मुकेश अंबानी आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस। नाउ व्हाई आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, फॉर दैट आई हैव टू फॉलो सम एक्शंस, एंड फॉर विद इन दैट वन द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन विल बी I will promote credit sales, and the reasons for promoting credit sales will be, तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, आप सभी लिख रहे हैं बेटे, reasons for credit sales, that is granting credit। Reason A, achieving growth in sales, I have already told in my story। Reason B,
achieving growth in profit, achieving growth in profit, achieving growth in market share. I want to increase, I want to grow, I want to achieve this. तो बेटे इन सभी के लिए आपको स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर दिस. बेटे इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आई हैव ऑलरेडी गिवन यू जूस नोट्स मैंने दिए हुए हैं, और आपके पास अगर जूस नोट्स नहीं है तो बेटे ये तो गलत बात है. जो बच्चे भी हमारे से लेक्चर्स ले रहे हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड जूस नोट्स, कीपिंग इन माइंड कैपलान एंड बीपी दोनों का मिश्रण प्लस पास्ट ईयर एग्जामिनेशन प्लस माय एक्सपीरियंस. तो ऑलरेडी हम 11वें चैप्टर में हैं, रिसीवेबल्स का चैप्टर कर रहे हैं, और आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताना है बेटे. दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन दीज 2 लेक्चर्स. मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट भी कर दूंगा. एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ रिसीवेबल्स, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एज रिसीवेबल एनालिसिस, records the adjustment in the ledger account to write off an irrecoverable and then it is recovered. We will discuss. I have just told you what is bad debts. and कई बार क्या होता है बेटे, जो बैड डेट करता है, जिसका दिवालिया निकलता है, जैसे बोरिस बैकर, अगर आप न्यूज में देखें तो उसने पहले अपना दिवालिया घोषित कर दिया, अब आज पता चल रहा है कि उसके पास कुछ अभी भी प्रॉपर्टीज हैं, तो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स भी हो जाता है. ठीक है जी. रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स इन द लेजर अकाउंट्स एंड द इंपैक्ट. ठीक है, नथिंग इज परमानेंट. यहां पर मैं कहना चाहता हूं इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है बेटे. 19 कोविड भी चला जाएगा. आप यंग हैं अभी, ऐसा नहीं है कि हमेशा यंग रहने वाले हैं, ओल्ड हो जाएंगे. आपके थॉट्स बदल जाएंगी, सब कुछ चेंज हो रहा है बेटा. नथिंग इज परमानेंट. कंसेप्ट्स में मैं भूपेश आनंद आज आपको क्या बताने वाला हूं. मैंने आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स, 4 कंसेप्ट्स ब्रॉडली, और आज के इस लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग विद 1, 2 एंड 3. पहले 3 कंसेप्ट्स वो आज ही डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट कंसेप्ट एज फॉर मी इज टाइप ऑफ सेल्स. व्हेन आई से टाइप ऑफ सेल्स, व्हेन आई से टाइप ऑफ सेल्स, आई मीन क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स. वी हैव जस्ट डिस्कस क्रोमा का एग्जांपल लिया, रिलायंस डिजिटल का एग्जांपल लिया. एजिंग शेड्यूल एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनता है. व्हाट आई मीन बाय एजिंग शेड्यूल, इट मींस द अकाउंट्स रिसीवेबल आई एम बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच ओल्ड दे आर, हाउ मच यंग दे आर, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया, आई कैन डू द एनालिसिस एंड आई कैन सी कि किसको जल्दी से हमने रिकवर करना है. बैड डेट्स एंड आर ऑल्सो नेम्ड एज इररिकवरेबल डेट्स. अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, ये बेटे इसका नाम है प्रोविजन. जो 11th-12th में बोलते थे प्रोविजन फॉर डेटर्स कह दें, लूज लैंग्वेज में इंडिया में उसको प्रोविजन फॉर डेटर्स बोलते हैं, और प्रोविजन फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल, कुछ भी कह सकते हैं बेटा. So बेटे I have just told you that sales are of 2 types. One is cash sales and second is credit sales. Cash sales is that sales which we have realized that money at that moment of time. When I say credit sales, I have not received the cash, but I have done that entry, that hadsa, that transaction, that recognition will be there. तो ये बातें हमने आज बताई हैं, ये बतानी है बेटे अभी. ये तो खाली एक ऐसी आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लिखें. मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है. बट आई थिंक आप ये फर्स्ट पॉइंट तो सबने लिख लिया है. व्हाट आर द रीजंस फॉर गिविंग क्रेडिट. सेकंड इज total sales. I have just told you that total sales can be divided into 2 parts, cash sales and credit sales. ठीक है जी, ये तो पता ही है, लिखना है. What are the costs involved in credit sales. अब जो मैंने कहानी बताई है ना, उसको माइंड में रखते हुए, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक में रखते हुए आप सोचिए कि अगर आप उधार में सामान बेचते हैं एज कम्पेयर टू कैश, what are the costs which you have to incur. No doubt they have benefits, but what are the cost. बेटे एक तो आपने जो उधार में सामान बेचा, आपने अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल, अपने कॉस्ट कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया, एंड दैट इज ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. जो पैसे आपने ब्लॉक कर दिए, अगर आप बैंक में कहीं डिपॉजिट करते तो यू वुड हैव अर्नड इंटरेस्ट ऑन दैट. सो दैट इज ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, पहली बात. ठीक है जी. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आपको एजिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, दोज हु विल मेंटेन अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर. जैसे सेल्स बुक्स होती थी,
बेटे अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, उसके लेजर्स बनेंगे, एजिंग शेड्यूल होगा, डिफॉल्टिंग कॉस्ट मैंने अभी अभी बताया आपको। चलिए पहले मैं वीडियो दिखा दूं, आपको लग रहा है कि शायद मैं दिखाऊंगा नहीं। अब इसमें देखना क्या है कि ये जो व्यक्ति है इसने पैसे देने हैं, अभी एक व्यक्ति उसको फोन करेगा, उसने पैसे लेने हैं, उधार दिया है उसको। अब जिसने उधार दिया है वो तो मजे में, वो तो बेचारा, उसको रात को नींद नहीं आ रही। जिसने ले लिया उधार, पैसे जिसने ले लिए वो मजे कर रहा है। जरा चेक करते हैं क्या कह रहा है ये। हेलो, सनी गोयल महाराज हैं क्या? इसकी ऐसी की तैसी। और जी सनी जी तो नहीं है। मैं कहा, कौन बोल रहे हो तुसी? महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। कोई ना हो गया, वह तो जर्मन। आपने एक तो ये बताना कि मूवी कौन सी है, और इस मूवी में हाउ यू हैव टच दिस, हाउ यू हैव रिलेटेड दिस विद रिसीवेबल्स, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स, व्हाट आई मीन बाय इरिकवरेबल। तो आपको ये कमेंट्स लिखकर इस वीडियो में बताना है। अभी आप सभी आ जाइए अपने ही किसमें, क्लास नोट्स के रजिस्टर में, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन क्रेडिट सेल्स, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिफॉल्टिंग कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट में आ जाइए बेटे, एजिंग शेड्यूल आपकी थ्योरी में आ सकता है एंड यू कैन बी गिवन विद एमसीक्यूज दैट व्हाट आई मीन बाय एजिंग शेड्यूल। मैंने अभी भी बताया एजिंग शेड्यूल और एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस, जो रिसीवेबल्स पुराने हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बहुत दिनों से पैसे नहीं मिले, उसका एनालिसिस करना। ठीक है जी। रिसीवेबल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एज, पीरियड फॉर विच दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग, ऐसा कितना समय हो गया कि वो आउटस्टैंडिंग है। कितने रिसीवेबल्स 45 डेज है आउटस्टैंडिंग है, कितने, हाउ मच आर आउट ऑफ फॉर 60 डेज, हाउ मच आर रिसीवेबल फॉर 30 डेज। इफ आई विल बी अवेलेबल विद दीज 3 कैटेगरीज, आप बताइए ज्यादा टेंशन के रिसीवेबल्स कौन से होंगे? हाँ जी आप बताइए जो बैठे। हाँ ठीक कह रहे हैं, जो रिसीवेबल्स बहुत पुराने होंगे, 60 डेज के होंगे, मेरे को ज्यादा मन हूं करे, घबराए, बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड टू इरिकवरेबल। ठीक है जी। तो लेस देन 30 डेज, 30 टू 45 डेज, 45 to 60 days, it means I will prepare the schedule of their age, और जब उसको मैं बना लूंगा तो I can do the analysis and that analysis will help me in finding out क्या बेटे उस analysis से क्या होगा, outstanding debts कितने हैं मुझे ये पता चलेगा कि अभी मेरी लेनदारी कितनी है, अभी कितने पैसे मैंने लेने हैं, how much I have to receive। उसके बाद मैं उसकी फॉलो अप करूंगा, because this is nothing but credit analysis, aging analysis, risk of becoming irrecoverable। तो बेटे आई कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया कि अगर ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा ओल्ड एज के हैं, तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू बैड डेट्स। अलायंस फॉर रिसीवेबल्स, हाउ मच प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स आई हैव टू क्रिएट। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेटर्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस फॉर अकाउंट रिसीवेबल एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है जी। मैं आ गया जी फर्स्ट पार्ट में, इरिकवरेबल। अभी बेटा मैंने कहा बेसिक कंसेप्ट्स ही चल रहे हैं, अभी मैंने अकाउंटिंग कुछ भी नहीं बताया बेटे। फर्स्टली वी शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स, फिर उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो बेटे फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए बेसिक कंसेप्ट में, इरिकवरेबल डेट और बैड डेट्स। व्हाट आई मीन बाय दैट, ऐसे रिसीवेबल्स जिनसे मुझे पैसे लेने थे अब नहीं मिलेंगे because of any reason, I am not interested in that reason. It refers to the amount that the firm has not been able to realize. It refers to the amount that the firm has not been able to realize फ्रॉम इट्स डेटर्स कह दीजिए और अकाउंट्स रिसीवेबल कह दीजिए, बिकॉज ACCA दे हैव यूज्ड द वर्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। इट मीन्स जो पैसे हमें मिलने थे नहीं मिले, इट इज रिगार्डेड एज अ लॉस। अब आप ये बताइए, मैंने आपको वीडियो लेक्चर सेल किए, आपने मुझे वायदा किया कि अगले महीने दे दोगे, अब आप फोन ही नहीं उठाते,
तो मेरे लिए तो लॉस हो गया ना, जो मुझे पैसे मिल सकते थे, आई हैव नॉट रिसीव दैट, सो दैट इज अ लॉस फॉर भूपेश आनंद क्लासेस. सो इट इज ट्रीटेड एज अ इरिकवरेबल डेट. तो आप बताइए जी, इफ आई यूज अ कंसेप्ट ऑफ एंट्रीज बतानी है, अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स. ठीक है, एसेट्स में अकाउंट्स रिसीवेबल मेरे कम हो गए क्योंकि मेरे पास अब राइट नहीं है उनसे पैसे लेने के, क्योंकि वो बैड डेट हो गए, तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, लॉस हो गया. कैपिटल बैलेंस कम होगा तो डेबिट करेंगे, बट वी विल नॉट डेबिट कैपिटल, वी विल डेबिट द रीजन फॉर विच इट हैज बीन रिड्यूस. तो बैड डेट इज द रीजन, इरिकवरेबल डेट इज द रीजन. तो माई एंट्री विल बी डेबिट इरिकवरेबल डेट, क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल. अभी और एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहले आप इसकी एंट्री को लिख लें. बैड डेट्स डेबिट और इरिकवरेबल डेबिट, डेटर्स क्रेडिट. एक बच्चा ना लिख ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है जूस नोट्स तो मिल गए. बेटे ऐसे तो कैप्लन में भी था, ऐसे तो बीबीबी में भी है, ऐसे तो 11th-12th में भी आपने किया हुआ है, तो क्या एसी से बन जाओगे? बेटे है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको लिखना पड़ता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी. डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, बी सिंसियर इन योर स्टडीज. लिखो, मैं फिर रिपीट करता हूं, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे होशियार. फर्स्ट अटेम्प्ट में F3 यू कैन क्लियर. अब मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या, अभी तो लास्ट बेसिक कंसेप्ट कह लीजिए. अब बेटे मैंने एज शेड्यूल बनाया और मुझे ऐसा लगा कि कुछ डेटर्स 45 डेज के ओल्ड हो चुके हैं, कुछ 60 हैं, कुछ 90 हैं, दोस अकाउंट्स रिसीवेबल्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 90 डेज वाले हैं ना, शायद बैड डेट्स में कन्वर्ट हो भी सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर. ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, बट जो मुझे न्यूज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक वाइब्रेशंस आ रही हैं, या मैंने उसकी एक पड़ताल कराई, मैंने उसका एक इंफॉर्मेशन निकाला कि वो जो 90 डेज पुराने अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो बूढ़े हो गए हैं, वो उनका बैंकरप्सी में गया, वो कुछ इनवॉइस के अगेंस्ट में डिफॉल्ट चल रहा है. मैं रीजन की बात अभी नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द रीजन, बट आई एम ऑफ द व्यू दैट दे कैन बी कन्वर्टेड टू बैड डेट्स, दे कैन बी कन्वर्टेड टू इरिकवरेबल. मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा है कि फ्यूचर में मुझे लॉस होगा, हुआ नहीं अभी, बट हो सकता है. तो बेटे एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, लॉस एक्सपेंस अगर आपको फ्यूचर में होने के चांसेस आज लग रहे हैं, तो यू शुड डू अकाउंटिंग फॉर दैट. आपको वो लॉस, आपको वो एक्सपेंस बुक करना चाहिए बेटे इन दिस अकाउंटिंग पीरियड. In this accounting period, you should book that loss. तो 6 पॉइंट लिखें बेटा, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, आप लिखें, सब लिखें. बेटा पानी पीने गया था, तो अलायंस फॉर रिसीवेबल्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, एज इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली नो द अमाउंट ऑफ इरिकवरेबल डेट. बेटे आप खाली एस्टिमेट ही तो लगा सकते हो, आप you can only calculate, you can only have an idea, but you cannot be, there is a difference between fact and fiction.
फैक्ट का मतलब है सच्चाई, फिक्शन का मतलब आप सोच रहे हो. So the amount of irrecoverable debt, bad debts, hence a reasonable estimate of such loss can be made. आप एक रीजनेबल एस्टिमेट निकाल सकते हो और उस एस्टिमेट का जो आपको लगता है कि लॉस हो सकता है बेटे, दैट हैज टू बी अकाउंटेड इन दिस अकाउंटिंग पीरियड. No doubt actual loss is not there in this accounting period, but you are of the view that it can occur in the next accounting period. So as per prudence concept, it is important that you should account for today in this accounting period and you should do the entry for that. और उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटे. क्या एंट्री होगी अभी लिख लें, मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में. प्रोविजन जो भी होती है बेटे, वैसे हम चैप्टर नंबर 12 में भी एक चैप्टर कर रहे हैं प्रोविजंस का, पेबल्स का एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का. प्रोविजन ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. प्रोविजंस आर लायबिलिटीज जो आपको लगता है कि फ्यूचर में देनी पड़ सकती हैं या फ्यूचर में लॉस हो सकता है, एक्चुअली में नहीं हुआ तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अब ये 7 पॉइंट बेटे आपके कोर्स में नहीं है, मैंने बस लिख दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो आप छोड़ दें. आप आ जाइए सीधा 8 पॉइंट में, अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स. बेटे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ये एंट्रीज आपको आती हैं. इट मींस अगर आप सेल्स को कैश सेल्स करते हैं तो आप क्या एंट्री पास करेंगे बेटे, कैश आ रहा है और सेल्स आपकी इनकम है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, उसका रीजन देखेंगे तो एंट्री क्या होगी, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स. तो लिख लीजिए अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स. He is paying on spot, capital plus liability is equal to asset, cash will increase, capital balance will increase, the reason is sales, and I have passed this entry, debit cash, credit sales. Accounting for credit sales. इट मीन्स अगर आपने क्रेडिट सेल्स कर दिया तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, मतलब उधार में सामान बेच दिया, पैसे नहीं आए तो बेटे ये तो मैंने लास्ट लेक्चर अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में हमने कितने सारे किए हैं, फिर भी लिख लीजिए. अप्लाइंग अक्रूवल कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, दिस कस्टमर हैज this customer has purchased goods in this year but he is paying in the next year. So again, as per the accounting equation, capital plus liability is equal to asset, my accounts receivable balance will increase, cash will not increase. मेरे पास राइट आ जाएगी फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव करने के लिए, बट बढ़ेगा नहीं, एंड द रीजन इज सेल्स. ठीक है जी, तो क्या एंट्री होगी आपको सबको पता है, डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स. व्हेन कस्टमर इवेंचुअली सेटल्स द डेट. अच्छा ये बताइए, जिसको आपने क्रेडिट में सामान बेचा वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में या कभी भी जब भी एज पर द ड्यू डेट ही विल पे यू, तो जब वो आएगा तो कैश बढ़ जाएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल कम हो जाएगा. दोनों एसेट्स हैं तो कैश बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है कम होगा तो क्रेडिट करेंगे. तो बेटे मैंने बड़ी सिंपल सी एंट्री बनाई है, जब कैश रियलाइज हो जाएगा तो माय एंट्री विल बी डेबिट कैश, क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल, बोथ आर इन द एसेट साइड. एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है. आप अकाउंटिंग इक्वेशन लॉजिक्स लगाएं और बड़ी से बड़ी जर्नल एंट्री पास कर दे बेटे. मैं तो ये कहूंगा कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैप्टर 3 चैप्टर 4 के मैंने 20 लेक्चर्स इसीलिए डिलीवर किए थे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए. ठीक है जी, आइए लास्ट पॉइंट में आ गए बेटे. आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है कि अगर बैड डेट्स हो जाते हैं, अगर लॉस हो जाता है, इफ योर डेट्स बिकम इरिकवरेबल देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द सेम. बड़ी सिंपल है बेटे, मैंने अभी भी बताया था, बैड डेट एक लॉस है, कैपिटल बैलेंस कम होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल्स कम होंगे, एसेट्स कम हो रहे हैं. एसेट्स जब कम हो रहे हैं तो क्या करते हैं बेटे, आप बताइए, अकाउंट्स रिसीवेबल्स को हम क्या करेंगे,
क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट करेंगे, डेबिट उसके रीजन करेंगे, तो बेटे एंट्री क्या होगी, डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल। तो यही लिखना है, आप पहले लिख लें, अ डेट विच इज कंसिडर्ड एज अनकोलेक्टेबल, a debt which is considered as uncollectible, a debt which is considered as uncollectible, जो डेट आपको लगता है कि अभी नहीं मिल सकता, आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज नेम्ड एज अ लॉस। लॉजिक ऑफ द एंट्री, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, कैपिटल कम हो रहा है बिकॉज लॉस हो गया है, और मैंने ये एंट्री लिख दी है, ये देखिए बेटे ये एंट्री है, डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल। बेटे मैंने पूरी कोशिश की दैट टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। अगर आप जूस नोट्स को देखें, या चलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ विकीपीडिया को देख लेते हैं, या जूस नोट्स भी देख सकते हैं, थोड़ा सा जूस नोट्स में आते हैं बेटे, आइए बेटे थोड़ा सा जूस नोट देख लें। एजिंग शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था, इसमें एजिंग शेड्यूल के मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एंड यू हैव ऑलरेडी रिटन इन योर नोट्स। अब अगर आप जब आप इसको पढ़ेंगे ना जूस नोट्स को, तो आपको लगेगा मजाक हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए, आपने उनको लिख भी लिया है, एंड देन यू आर गोइंग टू जूस नोट्स। और कोई बच्चा खाली डायरेक्टली जूस नोट्स में जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है दैट ही हैज टू पे 2 times एग्जामिनेशन फीस, क्योंकि उसने मेरे लॉजिक्स नहीं समझे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज bad debts. I have given you my story, I have given you, explain you the logics that what I mean by bad debts, what I mean by irrecoverable debt. होगा क्या, these debts are named as irrecoverable when credit customers, बेटे कैश सेल्स में तो कोई bad debts होता ही नहीं, are either refused to pay or cannot settle their outstanding, या तो कहते हैं नहीं देते जी जो करना कर लो, या अपना क्लेम कह रहे हैं देते हैं लेकिन दिए नहीं। ठीक है जी। अकाउंटिंग, मैंने तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से बता दिया दैट व्हाट विल बी द अकाउंटिंग। नाउ दे आर अगेन यू नो दे आर डेबिटिंग इरिकवरेबल डेट एंड दे आर क्रेडिटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाई आई विल डेबिट बैड डेट्स एंड व्हाई आई विल क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड, अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अगर आपने जो उधार दिया वो आपको रिकवर हो गया तो क्या करेंगे उसको देख लेते हैं, लेकिन पहले आप कुछ क्वेश्चंस में आ जाइए बेटे। क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बड़े अच्छे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ये कंप्लीट हो गया बेटे। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, because in lecture number 2 I will be discussing with practical illustrations and test your understanding and the remaining concepts। बेटे सब करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार विकीपीडिया को थोड़ा सा देख लें। विकीपीडिया, गूगल बाबा अकाउंट्स रिसीवेबल, व्हाट आई मीन बाय दिस आर लीगली एनफोर्सेबल, दिस ये तो पता ही है सर आपको। अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब पता है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना बेटे तो बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। आप ऐसे यहाँ देखिए, इन्होंने कंटेंट में बताया कि व्हाट वी वांट टू टेल यू एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट आल्सो। तो अपनी नॉलेज को थोड़ा सप्लीमेंट करना है विद दिस। होप आपको आज का लेक्चर 1 समझ आ गया है। बेटे आज मैंने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ। बी हैप्पी, be jolly, be cheerful.